तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी बकवास के अकेडमी सर्वाइवल गाइड के इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लूसी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि आखिर तान्या रोड टेलर कहाँ है। तभी पीछे से कुछ बोलता है लेडी लूसी, दिखाया जाता है वो हेडमेड होती हैं और बोलती हैं कि आखिर क्या चल रहा है, और अपना एक आइटम निकालती हैं जो कि मैजिक अब्जॉर्व करने के लिए बना होता है। वो उसको लूसी के ऊपर यूज कर लेती हैं और बोलती हैं कि लेडी लूसी आखिर क्या हो गया। लूसी बहुत ज्यादा गुस्से में देखती है और वो मैजिक आइटम ही तोड़ देती है, इतना सारा मैजिक देती है और हेडमेड सामने देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाती है लूसी की इतनी ज्यादा एनर्जी को देख करके। लूसी बोलती है कि उसको लेकर के आओ, तान्या रोड टेलर को लेकर के आओ। सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर दिखाया जाता है एक ब्लास्ट होता है। कोई बोलता है कि एक बहुत अच्छा मैच था। इसको सुनकर के एल्विरा बोलती है कि क्या एक गुड मैच तुम कह रहे हो? ऐसे अब तुमने अगर एक सेकेंड ईयर को हरा दिया है तो तुम बहुत ज्यादा खुद को माइटी और बहुत ज्यादा ऊंचा समझ रहे हो। इसको सुनकर के कैलर मून बेड बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया आपने सीनियर एल्विरा, लेकिन फिर भी ये इतना भी ज्यादा जल्दी नहीं है ये कहना कि मैंने सेकेंड ईयर्स को हरा दिया है, क्योंकि अभी भी सीनियर जिक्स बचे हुए हैं। तो जिक्स एकदम शांत हो जाता है और सभी लोग बात करने लगते हैं कि इवन भले ही एल्विरा की स्पेशलिटी कॉम्बैट में नहीं है, लेकिन फिर भी एल्विरा एक सेकेंड ईयर की एल्केमी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है और वो सच में हार गई। फर्स्ट ईयर के मैजिक डिपार्टमेंट में ये कहा जाता है कि एक इंसान जोसेफ नाम का वो बहुत ज्यादा जीनियस है और वही अपनी क्लास का टॉप है। वेड कैलर मून जो कि द फेमस फैमिली कैलर मून जो कि अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की वजह से जानी जाती है, क्या वो जिक्स को हरा सकता है? तभी एकदम से बहुत तेज से आवाज आती है जिसको सुनकर के जिक्स और सभी लोग चौंक जाते हैं और बात करने लगते हैं आखिर यह आवाज कैसी थी, ये एक अटैक है क्या, हम लोगों को भागना चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, बाहर जिक्स दौड़ रहा होता है, पीछे से कैलर मून बोलता है कि पहले हम लोग को हेडमेड के पास में चलना चाहिए और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। जिक्स बोलता है कि नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका है। जिक्स अपने साइड में देखता है, उधर तब दिखाया जाता है हेडमेड वो टाइम प्रिजन में बंधी हुई होती हैं। सभी की सभी उनके आसपास मेड वो सभी की सभी टाइम प्रिजन में बंधी हुई होती हैं। को देख करके जिक्स अपने मन में बोलता है कि सेलेस्टियल मैजिक, जिसको कि अगर कोई इंसान रिसर्च करना चाहता है उसको अपनी पूरी जिंदगी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जीनियस भी एग्जिस्ट करता है जो कि सिर्फ उसको एक बार देखने से ही कॉपी कर सकता है। और लूसी बोलती है कि तान्या रोड टेलर उसको जल्दी से जल्दी ले करके आओ। इसको देख करके जिक्स बोलता है कि लूसी आखिर क्या हो गया है। तभी दिखाया जाता है एक मेड जो कि बोलती है कि हे जल्दी जल्दी इधर आओ, और जिक्स उसके पास में जाता है और पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। इसको सुनकर के वो मेड बोलती है कि इवन हेड मेड भी अब पकड़ी जा चुकी है, तो हम लोग कंफ्यूज हैं कि अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन अगर लेडी लूसी वो सही कह रही हैं तो फिर थर्ड ईयर का मैजिक डिपार्टमेंट स्टूडेंट एड रोड टेलर उसकी मौत हो चुकी है। इसको सुन करके जिक्स वहीं पर रुक जाता है और हेडमेड बोलती है कि और ऐसा कहा जा रहा है कि रोड टेलर फैमिली के जो रिटेनर्स हैं उन्होंने उसको असैसिनेट किया है। इसको सुनकर के कैलर मून बेड बोलता है कि क्या रोड टेलर फैमिली के रिटेनर्स, क्या ऐसा हो सकता है वो तान्या रोड टेलर ने किया हो? तभी देखता है कि जिक्स रुक चुका है। जिक्स बोलता है कि तुम लोग जाओ। इसको सुनकर के वो मेड बोलती है कि क्या लॉर्ड जिक्स आगे ये सिचुएशन इस तरीके की नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वेड बोलता है कि हे आखिर तुम कर क्या रहे हो, अब ऐसा मत कहना कि ये बदले के लिए है, बस निकल जाओ। इसको सुनकर के जिक्स वहां से जाते हुए बोलता है कि मैं अपने टाइम पर निकल जाऊंगा, तुम लोग पहले जाओ, मुझे इसके लिए माफ करना। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो दरवाजे पर लात मारता है और अंदर की तरफ आ जाता है और बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, 5 मिनट पहले जब बहुत ज्यादा तेज आवाज आई थी तब से तान्या को किसी ने भी नहीं देखा है। दरवाजा पूरे तरीके से बंद था, तो फिर उसके छुपने की सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है। दिखाया जाता है वो अलमारी के अंदर छुपी हुई होती है और बोलती है आखिर क्यों, आखिर सारी चीजें ऐसी क्यों हो गई, आखिर ये क्या चल रहा है, क्यों? और जिक्स अपने मन में बोलता है कि सभी के सभी एविडेंसेस वो तान्या के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सीनियर एडी की वजह से उसकी रेप्यूटेशन एकेडमी में इतनी ज्यादा इम्प्रूव हुई थी। इवन भले ही तान्या एडी से बहुत ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन उसको असैसिनेशन के लिए ऑर्डर देना ये सेंस नहीं बना रहा है। फिर शांत हो जाता है और बोलता है
कि अच्छे से सुनो तान्या, अब जो भी चीज मैं पूछने वाला हूँ तुम्हें सच्चाई से उसका जवाब देना है। क्या तुमने ही सीनियर एडी के असैसिनेशन का ऑर्डर दिया है? इसको सुनकर के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं, सच में नहीं, मैंने नहीं दिया है। इसको सुनकर के जिक्स शांत हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा चलता रहा तो फिर तान्या की मौत हो जाएगी। सीनियर एडी की मौत हो चुकी है, इसको सुनने भर से ही मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद से ये अच्छा रहेगा कि बिना बात पर इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं आगे की डिटेल को बाद में सुनूंगा, अभी के लिए यहीं पर छुपी रहना। और अपने मन में बोलता है कि जो चीज क्लियर है वो ये है कि तान्या मारी जा सकती है, वो भी लूसी के हाथों से। और बोलता है कि अगर तुम बाहर जाओगी तो फिर तुम तुरंत ही मर जाओगी। और फिर मन में बोलता है कि लूसी वो अपने हाथों को खून से रंग देगी, जो कि सीनियर एडी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और बोलता है कि मैं अभी के लिए लूसी को रोकूंगा जाकर के। तभी पीछे से कैलर मून बेड आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें अभी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है सीनियर जिक्स? यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग इतनी असंभव सी चीज़ करें, क्योंकि अभी के लिए हम लोग के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग लूसी की डिमांड को मान लें। अगर आप तान्या को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर कोई भी नहीं जानता है क्या हो सकता है, बस तान्या को लूसी को दे दो। इसको सुन करके जिक्स बोलता है कि मैं अपनी जजमेंट के हिसाब से काम करूंगा वेड। और तान्या एकदम रोते हुए सब देख रही होती है। तभी वेड अपनी तलवार को निकाल लेता है और बोलता है कि तुम बिना बात का एक डिसीजन बना रहे हो सीनियर जिक्स, तो फिर मैं अपनी ताकत का यूज करूंगा और तान्या को अपने साथ ले जाऊंगा। fucking badass। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा जाता है लूसी अपने एडी के ही बो से लगातार बहुत सारे अटैक कर रही होती है जमीन की तरफ में। और एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि टाइम प्रिजन में बंधा हुआ होता है, वो एकदम से क्लेबियस के पास में गिरता है। इसको देख करके क्लेबियस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि इवन वो तो एक टॉप ईयर का स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी वो भी हार गई। और फिर लूसी की तरफ में देखता है, लूसी उसकी तरफ में खतरनाक तरीके से देखती है। क्लेबियस की फट के 1 करोड़ हो जाती है। वो वहाँ से दौड़ने लगता है और बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, डैम इट, मैं सिल्वेनिया में इस वजह से नहीं आया था। आखिर मैं जिस भी जगह पर जाता हूँ वहाँ पर शांति क्यों नहीं रहती है, डैम इट डैम इट डैम इट। तभी एकदम से उसका पैर पत्थर में लगता है और वो एकदम फिसलते हुए दूर गिरता है जाकर के। और बोलता है कि ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा डरावना है जब कोई अचानक से चीज तुम्हारे सामने आ जाता है, डैम इट, ये बहुत ज्यादा डरावना है। तभी सामने से कोई बोलता है कि हे स्टूपिड क्लेवियस, आखिर तुम यहाँ पर क्या लेट करके कर रहे हो? इसको सुन करके क्लेवियस बोलता है कि क्या तुम अभी थोड़ी समय पहले उससे लड़ाई नहीं कर रही थी? इसको सुन करके एल्बिरा बोलती है कि हाँ, मैं हार गई, मैंने सभी के सभी अपने जो रिएजेंट थे उनको खो दिया लड़ाई के दौरान पे, इस वजह से मुझे लैब में जा करके और रिएजेंट लेने पड़ेंगे। इस समय की सिचुएशन पे जो इंसान इस मॉन्स्टर को रोक सकता है वो है टॉप स्टूडेंट्स। और अगर देखा जाए एकेडमी के स्टाफ को अभी पहुंचने में लगभग में 30 मिनट लगेंगे, तो एटलीस्ट हम लोगों को 30 मिनट तक इस मॉन्स्टर को रोक करके रखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारे पैरों में ताकत नहीं है, जब तुम्हारे पैरों में दोबारा से ताकत आ जाए तो जल्दी से जल्दी जा करके फैकल्टी बिल्डिंग में जा करके एकेडमी स्टाफ को ले करके आना। और वहां से चली जाती है। क्लेविस उसको देखता है, फिर नीचे की तरफ में देखता है, वहां पर उसकी तलवार पड़ी होती है और बोलने लगता है यूजलेस यूजलेस इडियट, पैथेटिक पागल, सच में बिना किसी काम का एक पागल। और सीन शिफ्ट हो जाता है, बारिश हो रही होती है। जेनिका तभी एडी के पास में आती है और बोलती है कि उससे पहले कि मैं लूसी को कुछ भी बता पाती, लूसी को वो चीज पता चल गई। आखिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या होने वाला है। तो एडी पूछता है, तो ये बताओ आखिर लूसी कहाँ पर है? जेनिका बोलती है कि वो ऑफिस हॉल में गई है तान्या को ढूंढने के लिए। इसको सुनते ही एडी रुक जाता है और उठ जाता है और कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं रुकेगी, मैं ही हूँ जो कि उसको रोक सकता। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा जाता है लूसी अपने पिछली यादों को याद कर रही होती है, जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर वो बोलता है कि अगर तुम बारिश में ऐसे घूमोगी तो फिर तुम बीमार पड़ सकती हो, लेकिन एक चीज याद रखना, इस फीलिंग को कभी भी भूलना मत, क्योंकि धीमे धीमे ये नंबर जब तुम बीमार पड़ रही हो और इंजर्ड हो रही हो, ये धीमे धीमे कम होते जाएंगे।
तुम अपने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोगों से मिलोगी जो कि अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी लगा देंगे उस चीज़ को करने के लिए जो कि तुम बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकती हो। और सभी लोग लूसी पर अटैक करते हैं। लूसी बोलती है कि तो तुम उसको नहीं लाने वाली हो, चलो ठीक है, तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं खुद ब खुद उसको ढूंढ लूँगी। और अपने ग्रैंडफादर की बातें भी याद कर रही होती है कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जब एक दिन तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर एक मैजिशियन बन जाओगी, तब तुम्हारे खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तब जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकती है तुम्हारे टैलेंट की वजह से, और हर एक चीज़ वो शायद से तुम्हें मीनिंगलेस लगे, इवन दर्द भी एक तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिछड़ी पुरानी यादों के तरीके रह जाएगा। और लूसी याद कर रही होती है रोते हुए और बोलती है कि तुमने झूठ बोला था बूढ़े आदमी। तभी अपने कदम को आगे बढ़ाती है और एकदम से उसका पैर एक पत्थर के ऊपर में पड़ता है जो कि नीचे दब जाता है और बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और लूसी उससे बहुत ज़्यादा आसानी से बच गई होती है। तभी एल्विरा बोलती है कि डैम इट, मैंने सोचा था कि ये बहुत अच्छा प्लान है, और बहुत तेज से हाफ रही होती है और बोलती है कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये किस तरीके का मैजिक है जो कि मैंने कभी भी नहीं देखा है। इसकी कास्टिंग स्पीड वो बहुत ज़्यादा तेज है। तभी लूसी अपना हाथ ऊपर से नीचे बस हिलाती है और बोलती है कि हट जाओ। तुरंत ही एल्विरा उड़ते हुए दूर गिरती है जा करके और बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा तेज था कि मैंने सोचा कि आखिर इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है, लेकिन ये मैजिक नहीं था बल्कि ये पूरे तरीके से माना है जो कि तुम बाहर निकाल रही हो। तो अंत में प्रॉब्लम माना ही है। तुम्हारे जैसे मेजर्स जिनके पास में बहुत ज़्यादा माना होता है, वो लोग अपने माना का यूज करके उसी को मैजिक बना लेते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम लोग एल्केमिस्ट हैं? और क्या तुम्हें पता है कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग माना को समझते हैं और उसको एक ऐसी चीज़ में बदलते हैं जो कि मैजिक नहीं होती है, जैसे कि मैजिक इंजीनियरिंग आइटम और या फिर रिएजेंट। और एक रिएजेंट निकालती है और उसको नीचे डाल देती है जिसका कि नाम होता है रेड क्वार्ट्ज रिएजेंट, जो कि आसपास के मानों को ऑब्जर्व करता है। वो आसपास के मानों को ऑब्जर्व करने लगता है और वो एक और चीज़ का यूज कर देती है, माना सर्किट, जिससे उसके सभी के सभी जो भी मैजिक इंजीनियरिंग आइटम होते हैं वो एक में जुड़ जाते हैं। और एल्विरा बोलती है कि अब मैं तुम्हारे माना का यूज एक बैटरी के तरीके करूँगी ताकि मैं अपने सभी के सभी मैजिक इंजीनियरिंग आइटम को यूज कर पाऊँ। और बहुत सारे मैजिक इंजीनियरिंग आइटम के नाम बताने लगती है और बोलती है कि अगर मैं इन सभी के सभी आइटम्स को एक साथ इनके पूरे आउटपुट पर एक्टिवेट कर दूं तो फिर ये आसपास के सारे माना को कुछ ही समय में ख़त्म कर देंगे। मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है और मैंने इन पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, तो फिर अब तुम ख़त्म होने वाली हो। और अपने मन में बोलती है कि अभी तक सारे के सारे स्टूडेंट निकले नहीं हैं, मेट्स को अभी और टाइम चाहिए, तो मुझे टाइम और चाहिए होगा। और लूसी से चिल्ला करके बोलती है कि लेकिन कोशिश करो, क्या तुम इनको तोड़ सकती हो? और सभी के सभी मैजिक इंजीनियर आइटम वो सभी के सभी लूसी के खिलाफ एकदम खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि लूसी का कुछ होने वाला है, लेकिन घंटा एकदम से उसका एक मैजिक इंजीनियर आइटम वो ओवरलोड के कारण टूट जाता है। इसको देख करके एल्विरा की ऐसी की तैसी हो जाती है। सभी के सभी उसके आइटम एकदम बिल्कुल आराम से फूटने लगते हैं ओवरलोड के चलते। इसको देख करके एल्विरा की ऐसी की तैसी हो जाती है। वो बोलती है कि क्या, एक सेकंड, ये सभी के सभी फट गए। ये सही बात है कि अगर थ्योरी के हिसाब से बात करी जाए तो फिर ज़्यादा अगर तुम माना दे दोगे तो फिर एक मैजिक इंजीनियर आइटम वो ओवरलोड के चलते फट सकता है, लेकिन फिर भी ये लगभग में इम्पॉसिबल ही है क्योंकि किसी के पास में भी इतना ज़्यादा माना होता ही नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि इस इम्पॉसिबल से टास्क को कर पाए तो फिर ऐसा समझ लेना कि उस इंसान को भी हराना इम्पॉसिबल ही है। और राइटर बोलता है कि वो वक्त जो कि ऑफलेस हॉल की हेडमेड वेले माया और 4th ईयर की मैजिक फैकल्टी ब्लूम लिवर और 4th ईयर की एल्केमी फैकल्टी डोरोथी और उसी के साथ में 14 हाई क्लास की मेट्स और 2nd ईयर की एल्केमी फैकल्टी एल्विरा को हराने में लगा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। लूसी वहां से आगे बढ़ने लगती है, तभी एल्विरा उसके पैर को पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुम बाद में जा करके इसको रिग्रेट करोगी अगर तुम ऐसे ही चलती रही? तुम चाहती तो फिर पूरे तरीके से इस ऑफलेस हॉल को अपने माना का यूज करके ख़त्म कर सकती थी एक ही बार में, लेकिन तुमने ये चीज़ नहीं करी। मेरे हिसाब से रीज़न यही हो सकता है कि तुमने सोचा होगा कि एडी कभी भी ये चीज़ नहीं चाहता होगा। लूसी शांत हो जाती है और एकदम शांति में खड़ी रहती है।
तभी कुछ अपना एनर्जी निकालने लगती है और बोलती है कि उसके बारे में। तभी पीछे से कोई आता है और बोलता है कि ये चीज़ मैंने डिसाइड करी है तानिया से मिलने के बाद में। और तानिया नहीं होगा, पक्का ही एल्विरा होगा। और क्लेवियस एकदम से उस पर अटैक करता है, लेकिन लूसी अपने सामने शील्ड लगा लेती है। क्लेवियस बोलता है कि मैं एक पागल बास्टर्ड हूँ जिसका कि दिमाग खराब हो चुका है। क्लेवियस वहीं पर खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अब आगे नहीं जाने देने वाला हूँ। तुम उसकी माँ के ऊपर बोलना है, ठीक है, तो समझ जाओ। और एकदम लूसी के सामने खड़ा हो जाता है। लूसी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा, बिल्कुल एकदम छोटा सा, बिल्कुल बिंदिक तरीके अटैक करती है अपने क्लेवियस के ऊपर में। क्लेवियस की उसी में ऐसी की तैसी हो जाती है। राइटर बोलता है कि वो वक्त जो कि सेकेंड ईयर के टॉप कॉम्बैट फैकल्टी क्लेवियस को हराने में लगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड। ओह माय गॉड। और सीन शिफ्ट हो जाता है वहीं पर जहां पर कैलर मून बोलता है कि अब मैं अपनी ताकत का यूज करूंगा, जो चीज मुझे चाहिए तानिया मुझे दे दो। और अटैक करने के लिए क्लेवियस की तरफ में बढ़ जाता है। क्लेवियस उसके अटैक को डॉज करता है और बहुत सारे अटैक उस पर करने लगता है। कैलर मून अपने मन में बोलता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये इसलैंड फैमिली की स्वॉर्ड्समैनशिप है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें कई सारे चेंजेस हैं। ये एक स्वॉर्ड्समैनशिप है जो कि एक बीस्ट जो कि नॉर्दर्न ग्रासलैंड में बहुत समय तक घूमा है, जो कि अब यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड बन चुका है। भले ही ये रियल स्वॉर्ड्समैनशिप से बहुत ज़्यादा अलग हो, लेकिन फिर भी इसकी थ्योरी उसी से ली गई है। ये एक रियल स्वॉर्ड्समैनशिप एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसका एक बिग स्पॉट है। मैं जीत गया और अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी क्लेवियस अपने मैजिक का यूज करता है, विंड ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है और उसके एक मुक्का लगाता है जाकर के, जिससे वहां पर कैलर मून पीछे गिरता है जाकर के। और जिक्स बोलता है कि तो क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। इसको सुनकर के कैलर मून बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स जिक्स। और एकदम साइको के तरीके बोलता है कि मैं कोई ऐसा हूँ जो कि ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद करता हूँ। ये मेरे लिए कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि मैं तुम्हारे जैसे ताकतवर इंसान से लड़ सकता हूँ, तो आखिर मैं क्यों ही गिव अप करूंगा। और अटैक करते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे और ज्यादा एंटरटेन करो। वहीं पर जिक्स एकदम शांति में खड़ा होता है और बोलता है कि तुम अंधे वेड कहीं के, तुम्हें फाइट्स नहीं पसंद है, बल्कि तुम्हें वो फाइट्स पसंद है जिनमें की विक्ट्रीज हो। तुम सिर्फ और सिर्फ वही फाइट्स लड़ना पसंद करते हो जिनमें की विक्ट्री पॉसिबल है ना, ऐसा ही है ना। इसको सुन करके कैलर मून वेड वो बोलता है कि क्या, और जेक्स बोलता है कि अगर तुम सच में स्ट्रांग लोगों से लड़ना पसंद करते तो फिर तुम मैजिक फैकल्टी में मुझे बिल्कुल भी नहीं चूज करते, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर का टॉप स्टूडेंट मैजिक फैकल्टी हूँ ही नहीं, बल्कि वो लूसी मैरियाल है। इसको सुन करके वेड बोलता है कि क्या उसके बारे में, तो जेक्स बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हें फिर भी एक एक्सक्यूज चाहिए तो फिर तुम उनको ढूंढो बैठ करके, तुम डरपोक बास्टर्ड कहेंगे। और एक अटैक करता है और उसकी तलवार को नीचे कर देता है। वेड बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जेक्स वहीं पर अपनी तलवार से उसके मुंह पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर उसकी गर्दन पे आकर के रोक लेता है। वेड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि लेकिन फिर भी आखिर मैं उस इम्पॉसिबल से दिखने वाले अपोनेंट के खिलाफ आखिर क्या ही कर सकता हूँ, ये बिल्कुल पागलपन है। इसको सुन करके जिक्स बोलता है कि हाँ, और यही तुम्हारी लिमिट्स हैं। ओह माय गॉड। तभी एकदम से उसको पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। दिखा जाता है पीछे से लूसी उधर ही तरफ बढ़ रही होती है और राइटर बोलता है कि गर्व, आखिर क्या है ये गर्व। गर्व एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इस दुनिया के सबसे ज्यादा वॉरियर्स वो किसी और चीज नहीं बल्कि गर्व की वजह से ही मारे जाते हैं। उन लोगों से बच करके रहना जो लोग ये मानते हैं कि इसमें उनका सम्मान है, कि वो लोग लगातार अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करके पूरे कॉन्फिडेंस से अपने अपोनेंट के खिलाफ पूरे साहस से अटैक करते ही रहेंगे। और उन लोगों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट मत करना जो लोग अपनी जिंदगी को बार बार दांव पर लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जिक्स दोबारा से खड़ा हो जाता है और किसी की बात याद कर रहा होता है जिसने कहा होता है कि क्लेवियस डर करके रहना, क्योंकि डर ही तुम्हारा वेपन है। लेकिन अगर तुम ऐसी जिंदगी जियोगे तो फिर एक दिन आएगा
एक दिन आएगा जिस दिन तुम अपने पैरों को जमीन से उठा नहीं पाओगे भागने के लिए और तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी वो कांप रही होगी, लेकिन तुम्हारे हाथ वो बिल्कुल शांति में एक स्वॉर्ड को पकड़े होंगे। भले ही उस समय पर तुम्हारी हार निश्चित है, तुम्हारी बॉडी लगभग में अपने अंत पर ही खड़ी है। उस फीलिंग को याद रखना बेटे, क्योंकि वो फीलिंग जिंदगी में बस एक ही बार आती है और वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और जिक्स बहुत ज़्यादा बैडएस लग रहा होता है, एकदम खूना खच्चर। और अलविरा बोलती है कि क्या क्या वो सच में क्लेवियस है, और लूसी अपने बो का यूज करके दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है बहुत सारे एरो से। और क्लेवियस अपने मन में बोलता है कि मैंने अभी तक अपने उस प्रॉमिस को नहीं भूला हूँ कि मुझे किसी को भी मारना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जिस वजह से ये कर रहा हूँ वो इस वजह से क्योंकि ये मॉन्स्टर जो कि मेरे सामने है वो इतने से तो बिल्कुल नहीं मरने वाला है। लूसी देखती है वो उसके पीछे आ गया होता है, और लूसी अपने मन में बोलती है कि क्या वो और पहले से भी तेज हो चुका है। और क्लेवियस लूसी पर अटैक करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास मेरिल्डा होती है तो फिर ब्लेसिंग ऑफ स्टॉर्म के कारण वो पीछे बहुत ज़्यादा दूर गिरता है जा करके, लेकिन किसी तरीके से खुद को संभाल लेता है। और लूसी इसको देख करके बोलती है कि क्या उसके घाव ठीक हो गए, और इवन खून सूख चुका है, फिर उसके ऊपर नया खून निकल रहा है। और अभी तक जितना खून वो खो चुका है उसके हिसाब से क्लेवियस को तो अभी तक बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन जितने ज़्यादा उसके घाव बढ़ते जा रहे हैं और जितना ज़्यादा खून उससे निकलता जा रहा है उसके तलवार के आसपास उतना ही मैजिक बढ़ता जा रहा है और उसकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। क्लेवियस लूसी पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। लूसी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी तलवार को देखते हुए बोलती है कि ये एक कर्स स्वॉर्ड है, द फॉरबिडन टेक्निक ऑफ नॉर्दर्न डेल फैमिली, ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक। और क्लेवियस लूसी पर दोबारा से अटैक करता है और बहुत ज़्यादा तेज से चिल्लाता है। लूसी अटैक करती है, उसके आसपास कई सारे मैजिक सर्कल आ जाते हैं। लूसी अपना मुट्ठी बंद करती है जिससे बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, लेकिन फिर लूसी सामने देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा खून निकल रहा होता है क्लेवियस उतना ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और सामने से उसकी जो शील्ड होती है उसको तोड़ देता है। लूसी अपने सामने हाथ लगाती है और एक और शील्ड बना लेती है। उसके बाद में एक और अटैक करती है जिससे क्लेवियस बहुत ज़्यादा दूर गिरता है जाकर के और उसकी हालत पूरे तरीके से ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता है, लेकिन राइटर बताता है द ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक वो तुम्हारी ही बॉडी में बहने वाले खून को यूज करता है मैजिक के एक नए सोर्स के तरीके। इसको यूज करना बिल्कुल मना है। और पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि वो एक स्वॉर्ड डीमन है, उस इंसान ने दोबारा से किसी को मार दिया, वो एक घोस्ट है, एक मॉन्स्टर। आखिर हमारी फैमिली ऐसे मॉन्स्टर को क्यों ही आगे जाने दे रही है। और राइटर बताता है कि इवन नॉर्दर्न डेल फैमिली ने भी इसको आगे पास करना बैन कर दिया था। तभी पीछे से क्लेवियस के कंधे पर हाथ कोई रखता है और बोलता है कि नहीं, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, है ना क्लेवियस। और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है क्लेवियस जिसके आसपास से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, वो अपनी आंखों को खोलता है और राइटर बोलता है कि एक मॉन्स्टर जिसने की उस ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक जो कि फॉरबिडन है उसको खुद ब खुद मास्टर कर लिया, द स्वॉर्ड डीमन क्लेवियस नॉर्दर्न डेल। और राइटर बोलता है कि इवन फिर भी उसको एक चीज माननी पड़ी। क्लेवियस अपने मन में बोलता है कि हाँ ब्रदर, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, बल्कि ये इंसान जो कि मेरे सामने है वो है ट्रू मॉन्स्टर। लूसी बहुत ज्यादा बैडस लग रही होती है और लूसी अपनी डिवाइन पनिशमेंट का यूज करती है और सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जिक्स और तान्या भाग रहे होते हैं और जिक्स बोलता है कि हम लोग बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तब तो कोई बोलता है कि बस इधर आ जाओ, तुम निकल जाओगे। सामने दिखा जाता है लोरेथिल खड़ी होती है और लोरेथिल जब स्माइल करती है तो कुछ बवाल तो होने वाला है और वो बोलती है कि हाँ, तुम इस दरवाजे से निकल जाओगे, तुरंत ही तुम लोग बच जाओगे। इसको देख करके जिक्स बोलता है कि क्या लोरेथिल, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लोरेथिल बोलती है कि यहाँ पर कई सारे रास्ते हैं जो सभी के सभी ब्लॉक हैं, लेकिन तान्या तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हें इसके लिए जिक्स को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे साथ में है। और जिक्स बोलता है कि लोरेथिल,
क्या तुमने सीनियर एडी के बारे में सुना? और लोरेथेल पहले शांत रहती है, फिर स्माइल करती है और बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। इस पे जिक्स बोलता है कि तो फिर अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तान्या होती और मैं ना होता तो फिर आखिर तुम उसके साथ में क्या करती? तो लोरेथेल पहले शांत हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत खतरनाक तरीके से बोलती है कि मैं उसको चिथड़े चिथड़े करके फाड़ करके रख देती। इसको सुनकर के जिक्स बोलता है कि तुम बहुत जल्दी बिना सोचे समझे डिसीजन ले रही हो। इसको सुनकर के लोरेथेल बोलती है कि हाँ जिक्स, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसको मारने के बजाय मुझे उसके नाखूनों से स्टार्टिंग करनी चाहिए, एक एक नाखून को निकालना चाहिए, फिर खाल छीलनी चाहिए। तब शायद से वो लोग खुद ब खुद इस चीज को मान ले कि उन लोगों ने एडी को मारने के लिए साजिश करी। और तान्या बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और लोरेथेल बोलती है कि तान्या चिंता मत करो, तुम आगे जा सकती हो, वैसे भी मैं जिक्स को कॉम्बैट में नहीं हरा सकती हूँ। और जिक्स अपने मन में बोलता है कि क्या तुम मुझे जाने दोगी, क्योंकि तुम मुझसे जीत नहीं सकती हो। और राइटर अपने मन में बोलता है कि जिक्स की बॉडी खुद ब खुद ही वहां पर फ्रीज हो गई, क्योंकि सभी लोग इस सिल्वेनिया में जानते हैं कि जैसे ही तुम लोरेथेल कैचलन को अपना दुश्मन बनाते हो, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। जिस समय पर ये लड़की तुमसे थोड़ी भी दुश्मनी दिखाएगी तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि उस दरवाजे के पार क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इवन तुम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आखिर उस जगह पर क्या चीजें हो सकती हैं। जिक्स इसी वजह से बहुत ज्यादा चिंता में था और जिक्स अपने मन में बोलता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। और राइटर बोलता है कि लेकिन जिक्स को ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्यों, आखिर कैसे। अगर एक मिनट भी उसने हेजिटेट किया तो फिर आखिर उसके साथ में क्या होगा वो भी नहीं जानता है, क्योंकि वो लूसी है जो कि उसके पीछे पड़ी है। और सीन शिफ्ट होकर के एल्विरा का सीन दिखा जाता है। एल्विरा बोलती है कि आखिर वो इतनी सारी एडवांस स्किल को कैसे ही अपने ऊपर सह सकता है। वहां पर क्लेवियस वहीं पर बैठा हुआ होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। एल्विरा बोलती है क्लेवियस, पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसका भाई बोलता है कि कभी भी खुद को ब्लेम मत करना, ये उनकी गलती है कि उन लोगों ने तुमको चैलेंज किया, ये बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है। तो अपने सर को उठा करके देखो, ये एक कर्स नहीं है। पूरी इतनी बड़ी आर्मी जो कि एक पहाड़ के समान थी, वहां पर तब एक हीरो था जिसने कि इसी टेक्निक का यूज करके हमारी फैमिली को बचाया था। हमारे एंसेस्टर बेल्कस नॉर्दर्न डेल, उन्होंने इसका यूज करके हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट किया था। इस पावर के साथ में तुम कभी एक हीरो भी बन सकते हो उनके तरीके। और क्लेवियस अपने मन में बोलता है कि डैम इट, मेरा भाई पूरे तरीके से गलत था। द नॉर्दर्न डेल फैमिली हाउस का एक सॉर्ड डीमन दिखाया जाता है, जहां पर पहले का सीन जहां पर क्लेवियस को आसपास जो भी होता है उन सभी को मार रहा होता है। और राइटर बोलता है कि चाहे वो लोग जितना भी ज्यादा इंसान के तरीके एक्ट करते हों, लेकिन जब वो लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं तो फिर उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ खून का समंदर ही दिखाई देता है। उस मॉन्स्टर के लिए उसके सामने जो भी चीजें आती हैं वो अपनी लाल आंखों के साथ में बिल्कुल खत्म करके रख देता है। मोरालिटी जैसी चीज यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है। वो जा करके लूसी पर अटैक करता है, लूसी उस पर अटैक करती है, लेकिन क्लेवियस उससे बच जाता है और जा करके लूसी पर अटैक कर देता है और बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और लूसी एकदम शांत खड़ी होती है, लेकिन तभी बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि एकदम से क्लेवियस की तलवार उसकी गर्दन के पास आकर के रुक जाती है। वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन क्लेवियस अपनी तलवार को रोक लेता है और अपने मन में बोलता है कि इस पावर के साथ में तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक हीरो बन सकता हूँ। और पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेवियस ने अपने ही भाई को मार दिया होता है और उसका भाई बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इस बार तुमने जिसको मारा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। एटलीस्ट मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ, तो कभी भी इसके लिए खुद को दोषी मत मानना। और क्लेवियस बोलता है कि जो ट्रू हीरो था वो उस दिन पहले ही मर चुका था एक मॉन्स्टर के हाथों से। और प्रेजेंट टाइम में क्लेवियस बोलता है कि डैम इट, अब मैं इसको और देर तक नहीं सह सकता हूँ। मैं एक हीरो नहीं बनना चाहता हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी मैं एक मॉन्स्टर ना बनूं। और फाइनली एकदम इपिक सीन के तरीके वो वहीं पर गिर जाता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। और वहीं पर पड़े हुए वो अपने मन में बोलता है कि अब मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा, अब सभी के सभी एकेडमी स्टूडेंट वो बाहर निकल चुके होंगे।
और वहीं पर पड़ा हुआ होता है। राइटर बोलता है कि द ब्लड शॉट टेक्निक वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर बढ़ती जाती है जितना ज्यादा तुम्हारे घाव हो और जितना ज्यादा तुम्हारी बॉडी खून में लथपथ हो। तो फिर ये कहा जा सकता है कि तुम जितने ज्यादा मौत के नजदीक होगे तुम्हारी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा ताकत वो लूसी तक पहुंचने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। लेकिन फिर भी शायद से ये उस फीलिंग के लिए था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे वो सेटिस्फाई हो जाए, या फिर ये एक बहुत ज्यादा कमजोर इंसान की विल पावर की वजह से था। उस एक सेकेंड के लिए वो पक्का ही मर सकता था। और लूसी जो कि अपनी जिंदगी हमेशा ही ताकतवर के तरीके रही है, ये एक ऐसी सेंसेशन थी जिससे कि वो कभी भी यूज टू नहीं हो सकती है। ये पहली बार था जिस समय पर लूसी ने मौत के डर को इतनी ज्यादा नजदीक से महसूस किया था। तो फिर इस वजह से लूसी ने ये डिसाइड किया कि वो कमजोर इंसान जो कि अब जिसके पास में शायद विल पावर नहीं है या फिर अब वो लड़ नहीं सकता है, अब वो उसको पूरे तरीके से खत्म करके ही रहेगी। तभी एकदम से लूसी के पैर के पास में एक वाटर एरो का अटैक होता है और क्लेवियस बोलता है कि डैम इट, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और सामने दिखाया जाता है कोई इंसान क्लॉक पहने हुए वहीं पर खड़ा होता है, दिखाया जाता है वो एडी होता है। और क्लेवियस बोलता है कि मुझे पता था, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कि तुम इतने लंबे समय तक तुम जिंदा थे, तुम बास्टर्ड कहीं के। फिर वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है वहां पर जिक्स और सामने लोरेथेल खड़ी होती है। जिक्स अपने मन में बोलता है कि अब क्या, आखिर यहाँ पर बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। और बोलता है कि तो फिर लोरेथेल। तभी एकदम से बगल से बहुत ज्यादा रोशनी जैसी निकलती है और वो लोग उधर तब देखने लगते हैं, वहां से कई सारे कांच के टुकड़े आ रहे होते हैं। दिखाया जाता है वहां पर जेनिका होती है, भाई कितनी क्यूट लग रही है। वो एकदम से आती है और लोरेथेल के ऊपर गिर जाती है। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत सा सीन है। ओह माय गॉड, सॉरी गलत सोचा हूँ। और देख रहे हो जेनिका अपनी ब्लश मार रही है और इसको देख करके लूसी बोलती है कि जेनिका आखिर क्या हुआ। जेनिका एकदम से अपने बाल एकदम जैसे नहीं बिल्ली एकदम अपना पानी हटाती है तो एकदम ऐसे करके करती है, वैसे ही करती है। और एकदम से तान्या को देख करके बोलती है कि ओह मैंने उसको ढूंढ लिया। और एकदम ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। वहां पर तान्या बहुत ज्यादा तेज से घबरा रही होती है और लोरेथेल अपने मन में बोलती है कि जेनिका वो एकदम पूरे तरीके से ठीक लग रही है। इवन इस न्यूज को सुनने के बाद में भी जो एडी के साथ में हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि वो पूरे तरीके से पागल हो चुकी है? नहीं, शायद से ऐसा भी हो सकता है। तभी जेनिका बोलती है कि क्या मैं इस सिचुएशन को कुछ गलत समझ रही हूँ? तभी पीछे से मेरिल्डा बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से ये तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट टाइम है यहाँ पर पहुंचने का। दिखाया जाता है क्लेवियस बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा थे, तुम मदर सॉरी मतलब वो बोलता है, समझ रहे हो, जो तुम समझ गए होगे आई थिंक। और एडी बोलता है कि क्या ये तुम हो क्लेवियस? क्लेवियस बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा दबा के मारा गया है और मुझे पता था कि मैं चाहे जो भी कर लूं, चाहे जितनी भी फाइटिंग कर लूं, लेकिन फिर भी मैं उसके पैर के अंगूठे तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इवन भले ही फिर भी मैंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था। क्या मैं ही यहाँ पर अकेला एक इडियट हूँ? लेकिन फिर भी वो लोग भी बहुत ज्यादा कमजोर थे और डेफिनेटली उसको रोक नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोशिश करी उसको रोकने की और एल्विरा, उसको किसी ने भी ये करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी जिंदगी की जो भी मेहनत थी, जिन पर उसने काम किया था, बिना किसी हेजिटेशन से उन सभी चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया। और ये उसके लिए भी और ज्यादा कंफर्टेबल रहता कि वो वहां पर गिव अप कर देता और वहां से भाग जाता। लेकिन उसके बजाय उसने ये माना कि भले ही खुद ब खुद वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन वो मरेगा तो एक हीरो के तरीके। फक, आखिर क्यों? फक, आखिर वो भागा क्यों नहीं और आखिर उसने मुझे भागने क्यों नहीं दिया? और फिर भी मैं उससे जीत नहीं पाया। ये सभी की सभी चीजें गलत थी। अगेन फिर से दोबारा से मैं पूरे तरीके से मीनिंगलेस ही निकला। तभी एकदम से एडी आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि थैंक यू एल्विरा और क्लेवियस, तुम्हारे एफर्ट बिल्कुल भी मीनिंगलेस नहीं थे, ये सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। और वहां से चला जाता है। पीछे से एल्विरा बोलती है कि हाँ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और क्लेवियस अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है कि सच में मैं पूरे तरीके से डम्प फकिंग लूजर हूँ, पूरे तरीके से एक कीड़ा हूँ, मैं जानता हूँ। और एकदम बेहोश होकर के वहीं पर गिर पड़ता है।
एडी अपने मन में बोलता है कि हाँ, जो मैंने कहा वो सब कुछ सही है, क्योंकि मैं खुद भी ये जान करके बहुत ज्यादा चौंका हुआ हूँ। मुझे यहाँ के सभी मेन कैरेक्टर के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई भी इंसान मुझको मिला करके भी इतना ज्यादा चीजें कर सकता है। मुझे वहाँ से एकेडमी और उसी के साथ में एकेडमी के सभी लोगों को बाहर निकलने में लगभग में 10 मिनट लगने वाले थे, और इतने लंबे समय तक वो अकेला यहाँ पर खड़ा रहा। द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया का थर्ड एक्ट का फाइनल बॉस द अवेकेंड वन, लूसी, उसके खिलाफ वो अकेला खड़ा रहा। लूसी वहीं पर शांति में खड़ी होती है। तभी एडी बोलता है कि सॉरी लूसी, मुझे माफ कर दो, मुझे ये चीज तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन उस समय पर मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सच में मर सकता था। वो सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी कि मेरी जिंदगी भी दांव पर लगी हुई थी, तो मैं कोई भी चीज एडवांस में प्रिपेयर नहीं कर पाया था। इसी वजह से मैं तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी बता नहीं पाया। तभी देख करके चौंक जाता है। वहां पर लूसी की टोपी गिर जाती है और एकदम से लूसी जा करके उसके चिपक जाती है और बोलती है कि मैंने सोचा कि तुम मर चुके हो, और बहुत तेज से रोना स्टार्ट कर देती है। एडी उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ, देखो मैं यहीं पर हूँ, और उसको गले लगा लेता है। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जिक्स अपने मन में बोलता है कि जब से मैं यहाँ इंसानी सिविलाइजेशन में आया हूँ तब से मैं इतना तो कॉन्फिडेंट था ही कि कोई भी इंसान अब मुझे डर को महसूस नहीं करवा सकता है। और उन लोगों को उस सिचुएशन को देख करके ऐसा लगता है जहाँ पर जेनिका बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तान्या, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रही थी। आई मीन बहुत ज्यादा इविल तरीके से सोच रही होती है, जैसे सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो। और इसको देख करके अपना जिक्स अपने मन में बोलता है कि लेकिन ये सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये दोनों के दोनों लोग अभी अपने होशो हवास में नहीं हैं जब से उन लोगों ने एडी की मौत की खबर सुनी है। और तभी जेनिका एकदम खतरनाक तरीके से बोलती है कि रुको, मुझे तुम्हें एडी के बारे में कुछ बताना है। लेकिन तभी जिक्स एकदम से वहां पर विंड का एक अटैक कर देता है जिससे बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। इस पे तान्या बोलती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसको सुनकर के जिक्स बोलता है कि तान्या रोड टेलर, ये सुनो कि जो पीछे रास्ता जा रहा है, अगर तुम उधर से फॉलो करते हुए उधर तरफ भागोगी तो फिर तुम्हें कुछ दूर पर जा करके एक रोड मिलेगी, उधर से तुम वेस्ट की तरफ में जाना, और जब तुम वहां पर लगातार दौड़ती रहोगी तो तुम यहाँ बिल्डिंग से बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाओगी। जब तुम बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाना तब एक जगह ढूंढना जहां पर तुम किसी से मदद मांग सकती हो, क्योंकि तुम रोड टेलर फैमिली की एक उत्तराधिकारी हो। तो फिर ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर तुम इंपीरियल फोर्स या फिर नोबल फैमिली जिसके के साथ में तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप हों उनसे मदद मांगो। इसको सुन करके तान्या बोलती है कि तो फिर आखिर तुम्हारे बारे में क्या। इसको सुन करके जिक्स बोलता है कि मैं अपनी पूरी एबिलिटीज को लगा करके अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, जितनी देर के लिए मैं इन लोगों को रोक सकता हूँ ताकि वो तुम्हारे पीछे ना आ पाए। वैसे ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। इस पे तान्या बोलती है कि आखिर तुम मेरे लिए इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो। इस पे जिक्स चिल्ला करके बोलता है कि अगर तुम सीनियर एडी की छोटी बहन ना होती तो फिर मैं बिल्कुल भी इतनी ज्यादा आगे तक ना जाता। बस अपने आप को लकी समझो और यहाँ से भाग जाओ। तान्या भी वहाँ पर भागने लगती है। फिर जिक्स भी अपनी तलवार को पकड़ करके बोलता है कि अब मैं तैयार हूँ, और उधर तरफ आगे की तरफ में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि चाहे मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं लेकिन तुम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। जेनिका, मैं अच्छे तरीके से तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई ऐसा हूँ जो कि किसी को प्यार करता हूँ। और वहाँ पर जेनिका लोरेथेल को सारी चीजें बता रही होती है और बोलती है कि लोरेथेल, तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका है। फिर तभी एकदम से जिक्स की बात को सुनती है और बोलती है कि हाँ रुको एक सेकंड, तुम्हारा मतलब क्या है। और जिक्स बोलता है कि बस ये सोचने भर से कि तुम अपने फेवरेट इंसान को खो सकते हो उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मुझे पक्का पता है तुम्हारी पूरी बॉडी वो बहुत ज्यादा जल रही होगी और तुम्हें अंदर से बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसको कि तुम प्यार करती हो, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कि तुम एडी से ज्यादा प्यार करती हो। आखिर मैं क्यों ही नहीं जानूंगा कि तुम्हारा प्यार कितना ज्यादा सीरियस और कीमती है एडी के लिए। तुम्हारा पैसिनेट लव और एडी के लिए फीलिंग्स वो तुम्हारे दिल में ही रहेंगे चाहे जो भी हो जाए, और तुम्हारी जिंदगी का पार्ट बनेंगे। तभी एकदम से जेनिका बहुत ज्यादा बुरा अटैक करती है, मतलब बहुत ज्यादा ताकत से, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बकवासी कर रहा होता है और बहुत बड़ा एकदम बाहर निकल जाता है धुआं। दिखाया जाता है जिक्स उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है।
तभी एकदम से जेनिका आती है और बोलती है कि वो मरा नहीं है और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उसको डंडे से पोक करते हुए बोलती है कि एडी मरा नहीं है, एडी मरा नहीं है, मैंने तुमसे कहा कि एडी मरा नहीं है, तो प्लीज अब तुम ये बकवास करना बंद करो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, चंद्रमा का सीन दिखा जाता है और एडी ने जहाँ पर लूसी को चपका करके रखा होता है, गले लगा रखा होता है, राइटर बोलता है कि बारिश हो रही थी और जो फूल की पत्तियां थी वो पानी पर तैर रही थी और उस समय पर जैसे ऐसा टाइम आ चुका था कि अब ये सीजन भी जल्द ही खत्म होने वाला था। इमोशंस बिल्कुल सेम ही थे। जब वो सभी के सभी निकल जाते हैं तब तुम अपने होश व आवास में आ पाते हो। इवन जो स्टेबल रिलेशनशिप भी होते हैं उनमें भी एक नई कंडीशन आ सकती है। और लूसी पहले ये मानती थी कि वो ग्रोकेट के लिए जो फील करती है उसी तरीके से एडी के लिए भी फील करती है, लेकिन अब उसके अंदर अलग सी फीलिंग आ रही थी। वो पुरानी ग्रोकेट की फीलिंग से सेम ही थी लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर था। आखिर उनमें क्या अंतर था? और लूसी एकदम से एडी को दूर करती है और एडी बोलता है कि हाँ लूसी क्या हो गया। लूसी एकदम बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और हाफ रही होती है। एडी बोलता है जैसे ही लूसी तुरंत लूसी को एकदम कतई दिल से क्या होता है, उसको एकदम झटका जैसा लगता है। और राइटर बोलता है भले ही एडी ने उसका नाम जैसे वो नॉर्मली बुलाता है वैसे ही बुलाया, लेकिन उसके दिल में ऐसी फीलिंग आई जैसे कि वो जल रहा है। लूसी को फाइनली ये पता चला आखिर उसका इमोशन, आखिर ये इमोशन है क्या। और लूसी भाई बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। ओह माय गॉड कितनी क्यूट है यार। भाई लूसी तो मेरी ही है, सब लोग इधर से उधर जाओ। अरे यार इसको चुरा लूंगा, देख लेना तुम लोग, भाई कितनी प्यारी बंदी है यार। तो इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और सॉरी यार लेट हो गए, मतलब तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा पेपर जल्दी आने वाला है तो इस वजह से हमको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, इतना सारा काम हो जा रहा है। एक तो हमारा 2-3 पेपर आने वाले हैं। पहला तो अप्रैल में है जो कि मतलब 6 महीने तक तैयारी करो, उसके बाद में 1 डे एग्जाम होता है तो वो आने वाला है, इस वजह से थोड़ा मैं बिजी हूँ। ठीक है तो एंड करते हैं नेक्स्ट बकवास के। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और जल्द ही आएगा नेक्स्ट चैप्टर। तो बता देना नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए और तुम बताना वीडियो कैसा लगा, एडिटिंग कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।